तो सरकार किसानों के बीच में जो लगातार लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई मुख्य रूप से इन्हीं दोनों के बीच में है, उसमें कौन बाजी मारेगा। दरअसल जब आंदोलन तेज हुआ तो सरकार ने आज कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए, जैसे कि राबी फसल के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और गेहूं पर 40 रुपए का इजाफा एमएसपी में। लेकिन तब क्या हो जब एक ऐसी स्थिति हो जाए कि जो सरकार के साथ हैं या सरकार का हिस्सा हैं या सरकार से जुड़ी हुई जो संस्थानें हैं उसका हिस्सा हैं, वो ही सरकार के खिलाफ चले जाएं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय किसान संघ की, जिन्होंने कुछ जरूरी बातें रखी हैं, उस पर उनका प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं स्क्रीन पर। एमएसपी पर खरीद का कानून बने, यह आरएसएस के किसान संगठन का प्रदर्शन आज हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो एमएसपी अभी दी जा रही है वो धोखा है, वो छलावा है। वो कहते हैं कि सरकार एमएसपी की घोषणा करती है पर भुगतान 6 महीने में करती है, ये ना हो। उपज के सिर्फ 25% की ही खरीद करती है, वो भी सिर्फ 2 राज्यों में। उनका यह कहना है, हमने तीनों कृषि कानूनों को स्वीकार किया था लेकिन 5 संशोधनों की मांग की थी। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के वो साथ नहीं है, यानी कि जो बाकी किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उनके साथ नहीं है, लेकिन जो मांग इन्होंने रखी है वो भी अभी तक सरकार ने पूरी नहीं की। इसके अलावा आइए अब आपको बताते हैं कि जो दूसरी संस्थान है भारतीय मजदूर संघ, वो भी आरएसएस के साथ जुड़ी हुई एक संगठन है। उनका यह कहना है कि वो निजीकरण के विरोध में है। 28 अक्टूबर को सभी जिलों में प्रदर्शन करेगा भारतीय मजदूर संघ। उसके बाद वो ये बात लोगों तक पहुंचाएंगे कि निजीकरण कर्मचारी हितों के खिलाफ है, और ये भी आरएसएस से जुड़ी हुई मजदूर संघ है। उद्योग की संपत्ति बेचकर दूसरे काम में पैसा लगाना इनको मंजूर नहीं, ऐसा भारतीय मजदूर संघ का कहना है। तो 2 ऐसी संस्थानें जो कि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जब आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस और बीजेपी एक ही परिवार, तो ये भी उसी परिवार का हिस्सा, परिवार के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आज सवाल इंडिया का है ये, आइए आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाते हैं जो सवाल इंडिया का है हमारे सामने। पहला सवाल, क्या अपने भी हुए हैं इस सरकार से नाराज? अपने मतलब भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, तो जो बाकी थे वो तो थे ही। दूसरा सवाल, किसान और मजदूरों पर क्या घिर गई है पूरी तरीके से सरकार? जो साथ नहीं थे वो तो नहीं थे, जो थे वो भी अब छिटकते हुए दिख रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं पहले जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो अभी करनाल में मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर अभी भी धरना दे रहे हैं, उनकी क्या राय है, उनकी क्या योजना है। आगे प्लान बन रही है, जो भी तय करेंगे आगे लोग, हम सब साथ में हैं। ये आपने कहा था कि आपकी कॉल से हम मिनी सचिवालय का घेराव करेंगे, मिनी सचिवालय का घेराव हो गया। अब आगे भी कोई एक ऐलान, आगे देखेंगे अभी क्या सलाह मशवरा करेंगे। अभी तक सलाह मशवरा, हाँ अभी करेंगे, बैठ के सब लोग सफाई देने की कोशिश करें। जब वहाँ कोर्ट में जाते हैं तो चोर भी ये कहे मैं चोरी करी नहीं, चाहे वो पकड़ा जाओ, उसे सजा हो जाओ, लास्ट तक ये कहता है जी मैं करी नहीं। ये कोई 3 कानून रद्द करने वाला मोर्चा नहीं है। अब तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई जिस अफसर ने किसानों का सर फोड़ने की बात पब्लिक में कही, वीडियो पे आई, पूरा देश थू कर रहा है, उस पर आप कार्रवाई करो। और उसके बाद जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, सर फोड़े, उनके बारे में कुछ मुआवजा होना चाहिए। इतनी छोटी बात के लिए कोई महीनों धरना चलाने का कोई इरादा नहीं है। मेरी अभी भी उम्मीद है, चाहती तो सरकार कल इसको सुलझा सकती थी, नहीं तो मेरी उम्मीद है कि आज तक कल आ जाएगी। जितना खींचेंगे उतना उनके लिए महंगा होता जाएगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। बद्री नारायण जी महासचिव हैं भारतीय किसान संघ के, धर्मेंद्र मलिक सदस्य हैं बीकेयू के, श्याम प्रकाश जाटव नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब से कुछ ही देर में नरेश सिरोही जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं सबसे पहले बद्री नारायण जी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, आपकी संस्थान, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज धरना प्रदर्शन है। आज ही सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एमएसपी राबी फसलों पर भी दी जाएगी और गेहूं पर 40% वृद्धि एमएसपी में। इसके बाद भी क्या आपका धरना जारी है या आपकी मांगे मान ली गई हैं एमएसपी पर? नहीं, ये कोई मांगों से रिलेटेड विषय नहीं है।
ये तो रूटीन का विषय है। हर 6 महीने में एमएसपी की घोषणा सरकार करती है। रबी फसल की अभी कर दी, खरीफ की पहले हो चुकी थी, और रबी फसलों की अब की बात टाइम पर की है, वरना अक्सर लेट हो जाती थी। और इनके ऊपर मेरा कमेंट्स इतना सा है कि सरकार का इसमें झुकाव है कि वो धान और गेहूं से किसानों को डाइवर्ट करके तिलहन और दलहन की तरफ ले जाए, क्योंकि तिलहन और दलहन में पानी बहुत कम लगता है। पानी कम लगता है तो खाद भी कम लगता है, रोग भी कम आते हैं, बीज भी कम आता है, मेहनत भी कम होती है, अर्थात लागत कॉस्ट फैक्टर जो है ना वो और कम प्रभावित होता है। दूसरा, इंपोर्ट करना पड़ता है हमको दालें भी और तेल भी, तिलहन भी। इसलिए सरकार का ये रुख किसानों को उधर डाइवर्ट करने का, इनके ऊपर 400 की जो एप्रिसिएशन दिया गया है ये बहुत अच्छा है, इसका स्वागत करते हैं। गेहूं और धान से किसान उधर जाएंगे, ऐसा इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन ये हमारी मांगों से संबंधित विषय नहीं है, एक रूटीन का विषय है। बद्रीनारायण जी, तो फिर आपकी मांग जो है वो, जैसे कि मैंने देखा था आपने उस समय भी ये बोला था कि हम कुछ संशोधन चाहते हैं किसान कानून में, और अगर वो हो जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो संशोधन हुए हैं? नहीं, वो कानूनों में तो बैठने कहाँ हुआ अभी तक। सरकार कहती रही कानूनों में संशोधन करने को हम तैयार हैं, आइए बैठिए, लेकिन बैठने के लिए बाकी किसान संगठन जाते थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी 1.5 साल के लिए कानूनों को स्थगित कर दिया। जब बैठने का मौका आएगा तो सरकार ने जैसी घोषणा कर रखी है कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, उसमें बातचीत चलेगी। जी, ये जरूरी बात इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो जब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका कहना यही है कि ये कानून पूरी तरीके से खत्म किया जाए, और दूसरी तरफ सरकार इस कानून पर आगे कार्रवाई भी नहीं कर रही है, तो सब कुछ लटका हुआ है। ऐसे में जो आरएसएस से जुड़ी हुई ये भारतीय किसान संघ एक बड़ी संस्थान है, उनका यह कहना है कि आपने जो संशोधनों के वायदे किए वो संशोधन आपने नहीं किए। ऐसे में सरकार अपने आप को बड़ी विचित्र स्थिति में पाती है। मैं स्वागत करना चाहता हूं, नरेश सिरोही जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिरोही जी, बद्रीनारायण साहब का यह कहना है कि तमाम बातें उनकी संस्थान ने पहले भी की थी, मुझे याद है साल भर पहले भी, कि उन्होंने बोला था कि आप एमएसपी पर गारंटी दें, आप 3-4 उन्होंने संशोधन करने को बोला था, लेकिन उसमें से कुछ हुआ नहीं है और कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। ऐसे में हर तरह की संस्थान जो किसानों से जुड़ी हुई है वो नाराज नहीं दिख रही है आपको? क्या बीजेपी को यह चीज महसूस नहीं होती कि भले ही आरएसएस जो कि बीजेपी की ही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जुड़ी हुई एक संस्था, किसानों की संस्था, यह आवाज लगा रही है कि भाई जो आपने वादे किए वो पूरी तरीके से पूरे नहीं किए? संकेत जी, देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि पहले मैं बद्री जी और किसान संघ का इस बात के लिए स्वागत करता हूं कि उसने किसानों के पक्ष में जिस तरह से लाभकारी मूल्य बात की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल एमएसपी पे खरीद की बात नहीं कही है उन्होंने, क्योंकि सीएसीपी का जो किसानों को जो मूल्य तय करते हैं किसानों की फसलों के, वो उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, उसको दूर करके और जो वास्तविक लागत है उसके ऊपर लाभकारी मूल्य दिया जाए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और सरकार अलग है और संगठन अलग होते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और हम लोगों का काम है कि हम अपनी सरकार को इन सब जो रियलिटी है उनसे अवगत कराएं, अपनी बात रखें। और बाकी किसान संगठन भी है जो इस बार तल्खी का माहौल बना है, हम उस तल्खी के माहौल को बिल्कुल खत्म करते हुए, क्योंकि किसानों का मुद्दा बहुत व्यापक है, देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कृषि सेक्टर है, तो कृषि उपज के जो तरीके हैं और कृषि उपज का जो व्यापार है इसमें बहुत पारदर्शिता होनी चाहिए और बदलाव हमेशा होते रहे। अभी जैसे आपने सुना बद्रीनारायण जी ये कह रहे हैं, देखिए उनकी डिमांड, वो कह रहे हैं कि अभी जो एमएसपी का सिस्टम है, पूरी प्रणाली है, ये धोखा है, छलावा है। ऐसा बीकेएस की तरफ से तमाम मंच से बयान आया है। किसान को लागत मिले इसकी व्यवस्था हो, सरकार एमएसपी की घोषणा करती है पर भुगतान 6 महीने बाद होता है, उपज के सिर्फ 25% की खरीद होती है, वो भी 2 राज्यों में। वो कहते हैं कृषि कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन 5 संशोधन की मांग की थी जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। आप देख रहे हैं कितनी स्पष्ट मांग है।
आप एक सेकंड को जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनको ये बोल सकते हैं कि उनके पीछे कोई राजनीतिक हाथ है। बीकेएस के पीछे क्या हाथ, उनकी क्या मंशा हो सकती है? देखिए, मैं कभी भी इन सब चीजों में नहीं फंसता हूं कि किसके पीछे किसका हाथ है। किसान संगठनों का काम है कि वो किसानों के हितों में लड़ाई लड़े, और लंबे समय से मैं किसान आंदोलन से जुड़ रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें मुझे कहीं आपत्ति है। वो बिल्कुल विश्वस्त ढंग से सरकार के समक्ष बात रखें। सरकार की अपनी मजबूरियां होती है जिसके तहत सरकार चलती है, लेकिन हमारा काम है कि किसानों के हित में जो इतना बड़ा वर्ग है उसके लिए हम एक अच्छा सुगम रास्ता मिल बैठकर बनाएं। और जो वातावरण में अब किसानों की दिक्कत यही है कि जब कानून आए तो मिल बैठकर नहीं बने ये कानून। मैं धर्मेंद्र मलिक जी के पास भी आना चाहता हूं। धर्मेंद्र जी, आपकी कुछ मांगे हैं, भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगे रखी हैं, और इससे जुड़ी हुई ही कृषि क्षेत्र से नहीं लेकिन निजीकरण के ऊपर भारतीय मजदूर संघ ने भी बहुत सारी मांगे रखी हैं। इससे क्या साबित होता है? आपको लगता है कि अब किसानों की मांग को दरकिनार करना, इग्नोर करना अब शायद सरकार के लिए मुश्किल है? देखिए, जो भारतीय किसान संघ था, इनका हमारा कोई बहुत ज्यादा वैचारिक अंतर नहीं था सरकार में आने से पहले। जो विषय हमारे थे वो विषय इनके भी थे, लेकिन अब ये सरकार में आ गए तो सरकार में आराम कर रहे। अब इनको दिखाई दिया कि भाई देश में जो है किसान आंदोलन बहुत हाइट पे है, तो कुछ लोगों को सरकार को आगे करना पड़ता है। इन्होंने समर्थन किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये जो जिस तरह से इनका अपना एजेंडा है संशोधन का, उनका हम इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखते। हमारी बहुत क्लियर कट मांग है कि 3 कानून वापस हों और एमएसपी को जो है कानूनी गारंटी एमएसपी की मिले। और मैं एक विषय पर आपसे आज भी बात करना चाहूंगा, जैसे एमएसपी को लेकर बहुत बड़े कई टीवी चैनल ने तो लाइन लगा रखी है कि बहुत बड़ा तोहफा 40 पैसे किलो अनाज पे बढ़ाया गया है। और वीट में जो अगर 40 रुपए की बात करें, संकेत जी आप इकोनॉमिक्स समझते हैं, आप अगर 2021-22 की सीपीआई इन्फ्लेशन की अगर दरें देखें तो जून जुलाई अगस्त की जो आई है उसमें 6.3 है, यानी कि जो पिछले साल 100 रुपए थे वो अब जो है 106 रुपए में 100 रुपए का काम होता है। तो उस लिहाज से अगर करें तो ये एमएसपी आज का पड़ता है 1901 रुपए, यानी कि 74 रुपए इन्होंने और हमारे कम कर दिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि 100% दे दिया। अरे भाई, आपकी लुधियाना यूनिवर्सिटी 4 साल पहले कहती है कि 2200 रुपए लागत मूल्य है क्विंटल गेहूं पैदा करने में। पंतनगर का डाटा क्या कहता है? मैं चैलेंज करता हूं देश के कृषि मंत्री को कि 2 एकड़ जमीन हमारी ठेके पे ले ले और मुझे 1000 रुपए क्विंटल में अगर उसने गेहूं पैदा करके दिखा दिए तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे कि इससे ज्यादा कोई आपको एमएसपी दे नहीं सकता। ये बेकार का डाटा है। अगर ये फार्मूला ही हमें समझा दे कि किस फार्मूले से 1000 रुपए किसान की लागत है तो समझ में आ जाए, लेकिन ये सरकारी डाटा कहां से उठा के लाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि प्रचार और प्रोपगेंडा पे हाइप क्रिएट करते हैं। मतलब कुछ टीवी चैनल तो बिल्कुल ऐसे हैं कि सारा दिन अब कल तक यही रट रहे हैं कि किसानों को तोहफा तोहफा तोहफा, समझ में उसके कुछ आता नहीं, किसानी से उनका कोई नाता नहीं है, ना वो इकोनॉमिक्स समझते हैं। तो देखिए, अगर आप एमएसपी की बात करते हैं तो एक रूटीन प्रक्रिया है, और 6% महंगाई में भी अगर आप बात करें कि 1967 की, तो 2.5 कुंटल गेहूं बेच के आदमी 1 तोले सोना खरीद लेता था। आज 20 से 22 कुंटल गेहूं बेचने पड़ते हैं। तो जब तक उस महंगाई के बराबर हमको नहीं जोड़ा जाएगा तब तक हम कर्जवान बने रहेंगे, ऊर्जावान किसान तब तक हो नहीं सकता। शांत प्रकाश जाटव जी, ये सुन लिया आपने, धर्मेंद्र मलिक जी ने पूरी अर्थव्यवस्था समझा दी है एक तरीके से कि आप जिसको तोहफा बोल रहे हैं वो दरअसल तोहफा नहीं है। अभी बद्री नारायण जी भी बोल रहे थे ये तो रूटीन की एक्सरसाइज है, और उस रूटीन एक्सरसाइज में भी जो आपने दिया है वो शायद काफी ना हो। संकेत जी, जिस तरीके से बद्री नारायण जी की ही बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा जो है ये समय पर एमएसपी का जो आज ये घोषित किया गया है रेट, तो इसमें हमें ये तो मानना चाहिए कि सरकार पूरी तरीके से किसानों के पक्ष में और किसानों की तरफ देख रही है। और जिस तरीके से भारतीय किसान संघ ने और बीएमएस ने जो मुद्दे उठाए हैं, ये भी अपने आप में जाहिर करता है कि विपक्ष इतना कमजोर है कि हमारे ही संगठनों को उन सुधारों के लिए जिनकी वाकई जरूरत है आगे आना पड़ रहा है। अगर आप कोई भी मांग तरीके से रखें तो सरकार उस मांग को मानने के लिए तैयार है। पिछले कुछ दिनों से
जो किसान आंदोलन ये बॉर्डर पर हो रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि वो लोग किसी तरीके का सुधार नहीं चाहते, सिर्फ अराजक माहौल पैदा करना चाहते हैं। और उसी के नीति में ये पहले पश्चिम बंगाल चले गए, वहां जाकर के जो है आप सरकार के खिलाफ प्रचार किया, आपने भाजपा के खिलाफ प्रचार किया। अब उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर के इन्होंने एक माहौल बनाया है। कायदे से इनको अपनी मांग रखनी चाहिए, जो कृषि कानून बना है उसमें अपनी मांग रखें ताकि उनको हम सरकार जो है हमारी वो उसको मान करके उसका लाभ किसान को दे सके। यहाँ पर अराजक माहौल बन रखा है, कृषि कानून वापस, अरे ये देश तो कानून से ही चलेगा ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया है तो कानून जो है, कानून का तो सम्मान करना पड़ेगा। कानून में कहीं सुधार की गुंजाइश है तो कानून बनेगा कैसे? सुधार भी किया जाएगा। कानून एका रातों रात कानून चला आएगा या जिनके लिए बन रहा है उनसे सलाह मशवरा करके आएगा? स्वाभाविक बात है, सलाह मशवरा करके आएगा। और सलाह मशवरा करने के लिए ये जो वर्तमान में ये जो अराजक किसान आंदोलन जो चला रखा है ये लोग तैयार है नहीं। इनको तो यह है कि ये कानून रद्द होना चाहिए। अरे भाई इसमें कहीं कुछ कमी है तो आप अपना सुधार रखो ना, सुधार के लिए सरकार आमंत्रित करिए, तब आप मुंह पर उंगली रख करके बैठ जाते हैं। भाई मुझको एक बात बताइए जाटव जी, ये जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनका समय समय पर यह कहना रहा है कि सरकार ने मीटिंग में ये माना है कि हम जिस तरीके से ले आए वो हमने बड़ी गलती कर दी, भारी गलती कर दी। अगर ये बात सच है, क्योंकि इस बात का कोई डिनायल तो आया नहीं सरकार की ओर से, तो अगर ये बात सच है कि आपसे भारी गलती हो गई कि आप इस तरीके से ले आए, तो फिर आप बताइए, तो नाक का सवाल हो गया ना। आप मानते हैं कि कोई चीज गलत है लेकिन फिर भी आप अड़े हुए हैं कि नहीं हम ये कानून रखेंगे, आप इसी को फिट कर लो। मतलब मैंने एक खटारा गाड़ी खरीद ली और मैं उसकी मरम्मत पर खर्चा करते रहूंगा, नहीं खरीदूंगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है उसमें कुछ गलत नहीं होता। जहां पर सब लोग सहमत नहीं है उसको बदला जाता है, नए सिरे से उसको लागू किया जाता है। यहाँ पर तो चर्चा ही नहीं होने दे रहे ये लोग। धर्मेंद्र मलिक जी, आप चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, बैठ करके कानून पर कोई संशोधन ला करके, जैसा कि भारतीय किसान संघ का मानना है कि संशोधन अगर आ जाए उसके बाद कानून सब लोगों के लिए हित में हो। क्यों आपको इससे दिक्कत है? देखिए संकेत जी, मैं इनको जाटव जी को बता दूं कि इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की बात की है, तो उस संविधान का किसी भी कानून को लाने के लिए एक सिस्टम है। संविधान में यह भी लिखा गया है कि अगर कोई कानून आपको लाना है, बहुत इमरजेंसी बात है और संसद नहीं चल रही है, तो आप ऑर्डिनेंस ला सकते हो। 6 महीने के लिए आप ऑर्डिनेंस लिए, क्या उस बीच में संसद नहीं चल रही थी? आपने उसको स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा है, स्टैंडिंग कमेटी से आपने उसको डायरेक्ट जो है लोकसभा से पास करा दिया। और राज्यसभा में कैसा माहौल था, किस गुंडागर्दी के साथ पास किया है, उसको सब देखते हैं। दूसरी बात मैं इनको ये बता देना चाहता हूं कि चर्चा जो हमारी हुई है, आपके पास उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। हमने बता दिया कि आपके कानून में जो है इनमें 40 के करीब जो है क्लोज है, तीनों कानून में मिला के 37 क्लोज पर आपने हामी भरी है कि इनमें गलतियां हैं। तो जो कानून ही पूरा गलत हो, जिसका खाली कवर पेज ही रहना हो, तो उस कानून को एक बार पूरा रद्द किया जाए और उसके बाद दोबारा कानून लेना आना चाहिए। सरकार की कोई नाक नहीं होती, सरकार जनता से बनती है। और सरकार जब निर्लज और अहंकारी हो जाए तो तब ऐसे हालात पैदा होते हैं जो आज हो रहे हैं। और आप जो है राजद जिनको बता रहे हो, 37 कानून जिसमें सरकार ने अपनी गलती मानी है, क्या उन 37 कानूनों को आपने उजागर किया? 37 बिंदुओं को क्या आपने उजागर किया? आप तमाम लोग धरना दे करके रोज प्रचार, अरे मैं तो 40 के 40 बता दूंगा। आप अगर कानून के बारे में जानते हो तो बात कर लो एनडीटीवी। अरे आप एनडीटीवी के माध्यम से ही बात कर लो। हो हल्ला नहीं, हो हल्ला नहीं, उससे वातावरण खराब हो जाएगा। निकलना है, आप लोग तलवारें लेकर के उसके पीछे बढ़ जाते हैं। क्या हालत पैदा की थी आपने देखा था अभी जो है ना गाजीपुर में, वो तलवारें लेकर के आपके जो नेता वो वहां पर दौड़ रहे थे लोगों के पीछे, वहां के देखिए ऐसा है जाटव जी मैं ये चीज पहले बता दूं, हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता और जो किसानों के हित में भी खड़ा है। जैसे कि मुझे कोई लज्जा नहीं है ये बात बोलने में कि हम किसानों के हित में हैं, लेकिन अगर कोई किसान हिंसा पर आमादा है तो हम वैसे किसान के हित में नहीं है। और यही एक आधिकारिक पोजीशन मेरे ख्याल से भारतीय किसान ये जो संघ है या जो किसान संगठन हैं जो कि आंदोलन कर रहे हैं, उनकी भी
यही पोजीशन रही है कि हम वायलेंस के साथ नहीं खड़े हैं। मैं बद्री नारायण जी के पास एक बार वापस जाना चाहता हूं। बद्री नारायण जी, आप मुझे यह बताइए कि अगर संशोधन की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है और सरकार कोई कानून आने से पहले ही यह मान भी रही है कि बड़ी भारी गलती हो गई, इसको आइए अब बैठ करके दुरुस्त कर लें, तो क्या चीज ज्यादा सही है? पुराने कानून को चुस्त दुरुस्त करना या नए सिरे से ड्राइंग बोर्ड पर बैठ करके सबको जो लाभ दे ऐसा कानून बनाना? आपकी क्या राय है? नहीं, दोनों बात एक ही है। इसमें जिद क्यों की जाए? दोनों पक्षों को अपना अड़ियलपन छोड़ना चाहिए। अगर कोई चीज रिफॉर्म्स के रूप में बाकी सारे मार्केट में आ गई, व्यापार में आ गई, उद्योग में आ गई और किसान खेती में नहीं आ पाई, तो उसको कम से कम आपसी चर्चा के माध्यम से निर्दोष बना करके उसके बाद कानूनी जामा पहनाया जाए और कानून में कोई गलती रही है और उसको ठीक किया जा सके। हमारा सुझाव यही था कि कुछ किसान प्रतिनिधि, कुछ सरकारी प्रतिनिधि, कुछ कृषि अर्थशास्त्री ये बैठे, 6 महीने बैठे, साल भर बैठे। जब 1.5 साल कानून स्थगित हो गए तो 1.5 साल तुमको सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दिए और बैठ करके एक दूसरे के गुणावगुण को, औचित्य अनुचित्य को, आपत्तियों को, मजबूरियों को सुनते समझते और उसमें शब्दावली बदलती या कानून बदलता, ये सब संभव था। सरकार क्यों नहीं अगर ये कमेटी गठित कर पाई? करना चाहिए था सरकार को। और मैं तो मानता हूं कि जो है, आपको लगता है कि सरकार कमेटी का गठन करे और उसके बाद आप भी उस कमेटी के साथ बैठे और उस चर्चा में ये बताएं कि भाई फलाना फलाना चीज आप इसमें हटाइए और ये लगाइए? हम भी बैठे, इस हिसाब से करें। धर्मेंद्र जी मलिक भी बैठे, जो हमें जो जिस विषय का एक्सपर्ट है वो बैठे। इसमें क्या दिक्कत है? किसान प्रतिनिधि जो भी होंगे वो बैठेंगे, सरकारी प्रतिनिधि बैठेंगे। बताइए मलिक साहब, अगर कमेटी बन जाए, आप सरकार को इस चीज पर क्यों नहीं घेरते हैं कि उन्होंने कमेटी नहीं बनाई है? आप सरकार को घेर करके उनसे आप चर्चा करें। और कानून, मेरे ख्याल से आप भी किसी कानून के खिलाफ नहीं हैं, आप भी चाहते हैं कि सुधार हो। मैं जो किसानों की मैंने राय जानी, जो मैंने टिकैत साहब से भी बात की, उनका यह कहना था हम कानूनों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये कानून लाए गए हैं उसके खिलाफ हैं। अब अगर उसमें संशोधन किए जा सकते हैं तो कमेटी बना करके वो क्यों ना हो? आपकी राय? देखिए संकेत जी, कमेटी तो बनाई थी ना इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के लिए कमेटी बनाई थी और कमेटी में जो नाम आए थे उनकी हिस्ट्री आपने पढ़ ली होगी। वो सब वो लोग थे जो प्रो थे, इनके पहले इनके समर्थक थे। दूसरी बात मैं संकेत जी ये कहना चाहता हूं कि बिल एक मुखर विषय है, उस पर बाद में चर्चा हो सकती है। अगर सरकार किसानों के प्रति इतनी ईमानदार है और कोई चर्चा करने की जिस चीज में आवश्यकता नहीं है वो है एमएसपी की गारंटी। अगर सरकार वाकई किसानों के हितैषी है और सरकार ये कहे कि एमएसपी की गारंटी हमने आपको दे दी है, आज से कानून है, अब आइए टेबल पे बैठ के बिल पे बात करते हैं, तो माहौल बनेगा, बातचीत होगी। लेकिन कथनी और करने में जब अंतर होगा तब कोई माहौल नहीं बन सकता। इन्होंने हमें पावर बिल पे कहा, जो बिजली अधिनियम अमेंडमेंट आ रहा है इनका, उस पर कहा कि हम इसको नहीं लाएंगे। पार्लियामेंट आई, इन्होंने उसको टेबल कर दिया। पोल्यूशन वाले को इन्होंने कहा कि हम सुधार करेंगे, कोई आज तक एक सुधार हुआ हो तो बताइए। अब बताओ किस पे विश्वास करें? तो ये बड़ी बात कह रहे हैं मलिक साहब कि जो आश्वासन दिए जा रहे हैं महज आश्वासन से कैसे विश्वास करें, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड जरा सा गड़बड़ है। बहरहाल भारतीय किसान संघ और किसान जो पहले से ही आंदोलन कर रहे थे, अलग अलग मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार घिरी हुई है। कब तक लड़ेगी सरकार किसानों से? कब तक अपनी जिद पर अड़ी रहेगी? क्या सरकार सही है या किसान? या बैठकर हमेशा हर समाधान बैठ करके चर्चा करके निकलता है? तो यहां वो चर्चा क्यों नहीं हो रही है? और ये चर्चा ना कराने के पीछे क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि सरकार की ही जिम्मेदारी होती है कि वो बातचीत का माहौल बनाए। क्यों? क्योंकि वो सरकार है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।